हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीज़न कोटा। सो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे प्रीवियस चैप्टर के बारे में जो पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पिछले टर्न पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? बताओ। किसी केमिकल डिकम्पोजिशन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ओके। हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे। NaCl किस स्टेट में? 3 में। एक मोल्टन, ठीक है, दूसरा एक्वस सर, ठीक है, तीसरा वेरी डाइल्यूट, ओके। एक फोर्थ वन भी दे रखा था। प्लेटिनियम के अलावा Hg की इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगी, किसी में हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये सब वेरिएंट अलग अलग। फिर AgNO3 का देखा, ठीक है, Zn का तो नहीं देखा, Na2SO4, ठीक है, और भी बहुत सारे किए थे, ठीक है, 3 4 5 या 6 किए थे शायद। एक H2SO4 का क्या था? कंसनट्रेटेड नॉर्मल करंट डेंसिटी पे, एक हायर करंट डेंसिटी पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं उसी में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बता दिया भाई, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है एक से दूसरे पे उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में। चलिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन CuSO4, Cu की इलेक्ट्रोड भी किसकी है? Cu की है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। CuSO4 है, Cu की इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले सर हम एक सेल बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनता है? जी सर, ये एक एनोड, ये कैथोड, और एनोड हमने गलत बना दी, कैथोड भी हमने थोड़ी सी गलत बना दी, बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं। एनोड, कैथोड। अभी बताते हैं इनका राज क्या है दुबले पतले होने का। एक दुबला पतला है, एक हट्टा कट्टा है, तो इनका राज क्या है अभी डिस्कस करते हैं। बैटरी से जोड़ दिया, ये हमारे पास सोल्यूशन। चलिए बताइए किसका सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन है, किसका? CuSO4 का। सेकंड चीज, CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन तो है। रोड किसकी है? सर कॉपर की। कैथोड किसकी है? कॉपर की। एनोड किसका है? सर कॉपर का। चलिए ठीक है सर, ओके। अब बताइए जरा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे क्या होगा? सर एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। चलिए करते हैं। एनोड, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, भाई कॉपर है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu+2 में। किसके साथ? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। कैथोड पे सर रिडक्शन, सॉरी अरे भाई, +2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस में कन्वर्ट हो गया? सर Cu में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। तो रिएक्शन तो हमारी ये बनेगी। अब नेट रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, Cu+Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu+2 + Cu। कोई सेंस नहीं बनता, देखो सेम लग रही है, इधर भी Cu इधर भी Cu, Cu+2 Cu+2। तो चल क्या रहा है सर, ऐसा है क्या? तो ठीक है, तो जैसे आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में कि एनोड पे जो है वो होगा ऑक्सीडेशन। इस पे जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा यहां से एक आएगा Cu बाहर +2 की फॉर्म में, फिर आएगा Cu+2 की फॉर्म में, Cu+2 की फॉर्म में। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है जी, बिल्कुल आएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो। सेकंड चीज, हमने बताया था कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? यहाँ पे
सर पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? Cu+2 के आयन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है सर। तो ये आयन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जरा। जी सर, ये Cu+2 के आयन है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो। यहाँ से अगर आयन ब्रेक हो रहे हैं तो क्या ये ऐसे डिकम्पोज नहीं होगी धीरे 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 धीरे? बताओ जरा। जी सर, ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। धीरे 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 क्या होती जाएगी बेटा? श्रिंक होती जाएगी, कम होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से कॉपर यहाँ जमा हो रहा है। अब देखो जरा, यहाँ से कॉपर के साथ अगर कोई इंप्योरिटी थी तो वो भी निकल ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉपर यहाँ पे जा पाएगा, इंप्योरिटी नहीं जा पाएगी। ये किसकी हो जाएगी? प्योर। तो एक्चुअली होता क्या है इन this process is used for, देखो, this process is used for refining of कॉपर। कॉपर को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें करते क्या है? तो लिखो, impure copper take at anode in the form of rod। एक रोड की फॉर्म में, जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको कहाँ पे लेके चलते हैं बेटा? एनोड के ऊपर। ठीक है सर। प्योर कॉपर टेक एट कैथोड। कैथोड पे क्या? सर ये प्योर कॉपर, तो लिखो यहाँ पे प्योर, और ये क्या है? सर इम्प्योर। चलो, अब इम्प्योर में से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? सर ब्रेक होता जा रहा है, और Cu+2 प्योर की फॉर्म में यहाँ पे निकलता जा रहा है। तो सारा का सारा प्योर कॉपर कहाँ चला जाएगा? सर कैथोड पे। तो कैथोड कैसी हो जाएगी? थिक। ठीक है। एनोड कैसी हो जाएगी? सर बिल्कुल पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, क्योंकि सारा प्योर कॉपर यहाँ से उधर के यहाँ चला गया। दूसरी, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा भाई? यहाँ पे बचती हैं इम्प्योरिटी, और इन इम्प्योरिटी को बोला जाता है, ये एनोड के नीचे बचेंगी बेचा, इसको बोला जाता है एनोड मड। एनोड मड। ठीक है, देखिए जरा, कॉपर है हमारे पास। जी सर बिल्कुल है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे नीचे तली में जमा हो जाएंगी, जमा हो गई, और जब ये यहाँ पे जमा हो गई तो इसको बोलते हैं एनोड मड है। ये सभी की सभी क्या है? एनोड मड। इम्प्योर कॉपर से प्योर निकलेगा और कहाँ पे जमा हो जाएगा? सर कैथोड पे, क्योंकि ये प्योर है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, और ये यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर फ्रॉम इम्प्योर टू प्योर। ठीक है, ये मेटल एनर्जी का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे इस सेल में हम यूज करते हैं, एक सेल की तरह है। ठीक है, तो मेटल एनर्जी में ऐसे ही सिल्वर का भी आएगा, सिल्वर को भी आप ऐसे कर सकते हो, CuSO4 को भी आप ऐसे टेकन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे भी काम आएगा। तो आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स एनोड बिकम thin. Anode become thin due to after sometimes anode become thin due to the decomposition of copper and
कैथोड बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, इसका डिकम्पोजिशन टूट रही है और इसका ऊपर डिपॉजिट हो रही है, द डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर एट कैथोड, क्योंकि प्योर कॉपर टूट के कहाँ जा रहा है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ Cu+2, Cu से Cu+2 में जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ऐसा होता जाएगा और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, Cu की इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड लेके चलते, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलता कि एक्वस CuSO4 करवाया था, प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड है, तो आप क्या करोगे, एक्वस का मतलब H+ है, OH- है, Cu+2 है, SO4 2- है, नेगेटिव में कौन जीतेगा बताओ सर, OH किस पे जाएगा, एनोड पे, पॉजिटिव में कौन जीतेगा सर, H+, नहीं भैया, क्या जीतेगा Cu+, तो ये किस पे जाएगा, कैथोड। समझ गए बात को, अगर प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड होती तो, इलेक्ट्रोड किसके लिए, कॉपर की, तो ये सारा का सारा इम्प्योर प्योर वाला चक्कर होगा यहाँ पे, ठीक है, और इससे हम इसको क्या कर पाएंगे, प्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर से देख लो, इम्प्योर मेटल इधर लेना, प्योर इधर लेना, इम्प्योर मेटल से धीरे 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 नीचे इम्प्योरिटी जाएंगी, प्योर मेटल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगी बेटा, थिक होती चली जाएगी, ये थिन होती चली जाएगी, बस और कुछ नहीं है इसमें। रिएक्शन आपको पता ही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इतना ही था, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बस बार बार यही करना था, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद जो बारी आती है, हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, हाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं भाई, फैराडे सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, लेकिन छोटे स्मॉल क्वांटिटी के रूप में, बस थोड़ा सा ही आता है। लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे पहले आपको क्या होनी चाहिए, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लिख लो या बेसिक्स, बेसिक्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। जो पूछते जाएं वो बताते चलना। एक हमारे पास Na है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या डोनेट करवाए, बताओ जरा, चलो डोनेट करवाते, गेन नहीं, ये Na है, कन्वर्ट हो गया Na+, ये Mg है, ये Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम है, ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन, ये सभी 1 मोल है, सभी के सभी किसके लिए ले रहे हैं बेटा, 1 मोल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो सिमिलरली चले, कोई मेटल M है, हमें नहीं पता क्या मेटल है, अननोन है, और ये इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो +N, ऐसा लिख सकता हूँ भैया, ये M है, इसने N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो +N चार्ज हो गया, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। क्या कहीं पे भी कुछ भी गलत लिखा है, बता दो जरा। ओके, अब धीरे धीरे एक एक बात बताते जाओ, आप एक एक पॉइंट लिखते जाना और बताते चलना, ठीक है जी सर। सबसे पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बता दो सर, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है, वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे, मैं बोलूं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मैं बताऊं सर, 1 मोल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 कुछ भी चीजें हो सकती है, वो पेन हो सकती है, कॉपी हो सकती है, रिमोट हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ये पेंसिल हो सकती है, कैमरा हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। अगर मैं ये बोल दूं 1 दर्जन लोग खड़े, इसका मतलब कितने लोग हैं, 12 सर। तो 1 मोल का मतलब होता है Na, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतने, तो Na में 1.6 × 10⁻⁻19। कहने का मतलब यह है कि एक सेब है 10 रुपए का आता है,
कितना, 1 सेब। तो 1 दर्जन सेब का रेट क्या होगा, देखो 1 सेब कितने का सर, 10 रुपये का। मान लो एक बार, होता नहीं है, महंगे हो रखे हैं सेब, बहुत महंगे हैं, नहीं अभी सस्ते भी आ रखे हैं। 1 सेब 10 रुपये का है, ठीक है सर। 1 दर्जन कितने के होंगे, 1 दर्जन में सर 12 सेब, 1 सेब का रेट 10 रुपया, मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। तो ऐसे 1 मोल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो टोटल पे इतना चार्ज। चलिए Na का मतलब 6.023 × 10⁻23। जब हम इसको सोल्व करते हैं 96500 कूलम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। 96448 आता है शायद, 498 या ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये हो गया 96500 कूलम। तो सर इसका फायदा क्या है, इसी को बोलते हैं हम बेटा 1 फैराडे इक्वल्स टू 1 बड़ा F, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, नोट कर लो। देखिए जरा हमने क्या किया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 फैराडे, 96,500 गुलाम पर मोल होता है, नोट कर लिया। चलिए जी, अब मैं जो आपसे पूछता चलूँ आप वो डिसाइड करते जाइए, और मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, ये 1 मोल है जी सर, ये 1 मोल है। इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या 1 मोल बाहर निकला, ये 1 मोल है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या 2 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये 1 एल्यूमिनियम है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 3 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। बस ये बताते चलो। आप क्या करते हो, आप NaCl लेके चलते हो सर 1 मोल, और जब इसको ब्रेक करते हो तो 1 Na प्लस 1 Cl माइनस ब्रेक हो जाता है। इसको भी 1 मोल, इसको भी मोल, 2 मोल हुए कि नहीं हुए, 1 Na पॉजिटिव का, Cl माइनस का। हमारे पास 1 मोल NaCl था जी सर, उससे 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl निकला, यानी कि 1 मोल Na प्लस लेते हैं, 1 मोल Cl प्लस माइनस लेते हैं, तब जाके 1 मोल Na। ऐसे ही जब 1 मोल Na जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो कितना इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको समझ लो। मैग्नीशियम कितने देगा सर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम कितने देगा सर, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई ये नॉन मेटल N है, कितने देगा सर, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस बात को समझे कि नहीं समझे आप। चलिए इस बात से देखो पॉइंट क्या है मेरा, ये आपको हर जगह काम आएगी, हर क्वेश्चन में बस यही चीज यूज होगी, आपको यही बोला जाएगा और आप कंफ्यूज होते जाओगे। चलिए इधर देखिए एक बार, मैं बोल रहा हूँ 81 ग्राम एल्यूमिनियम आपके पास, ये डिकम्पोज हो रहा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे सर। जब 1 मोल एल्यूमिनियम होता है उससे 3 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। हमारे पास 81 है, 27 से ग्राम कर दो, मोलर मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम की 3। 1 मोल से कितने, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल एल्यूमिनियम से 3 × 3 9 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अब 1 मोल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज सर, 1 फैराडे। 1 मोल निकल रहा है तो 1 फैराडे, 2 मोल है तो 2 फैराडे, 3 मोल है तो 3 फैराडे, n मोल है तो n फैराडे। देखते जाओ, कुछ गलत लिखा हो तो बता देना, है भाई। हो गया ना जी सर, ओके। इसलिए ये लिखवाया। फिर से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर इतना चार्ज, 1 मोल Na 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि 1 फैराडे चार्ज। 2 मोल
2 फेराडे, 3 मोल, 3 फेराडे, नहीं सॉरी 3 नहीं, 1 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल फेराडे। इसी को आपको रिवर्स भी करके दे सकता है, ये रिलीज हो रहे हैं, वहां पे ऐसे कर देगा तो क्या हो जाएगा बताओ जी, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहां पे रिड्यूस होगा, रिड्यूस में हमें फेराडे चार्ज देना पड़ेगा। समझ गए बात को, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, वहां पे देना पड़ेगा, सेम बात है। ठीक है, इसी को मैं रिड्यूस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। चलिए अब एक बात बताइए, इसको ले लो एक बार, ये सबके लिए ना कॉमन है। ठीक है, NF चार्ज रिड्यूस वन मोल M+N आयन। पहले ये लाइन लिख लो, M+N है, इसको मैं N इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn में। अरे Mn में क्यों हो जाएगा मेटल में हो जाएगा। ठीक है, N E इलेक्ट्रॉन का मतलब N फेराडे चार्ज। मैंने बोला कि N फेराडे चार्ज रिड्यूस करता है किसको, 1 मोल M, इसके 1 मोल को ही तो करेगा भाई, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। N फेराडे चार्ज लेके चलेंगे और इसका सिर्फ 1 मोल ही रिड्यूस होगा। अगर 1 फेराडे चार्ज लेके चलते तो सर 1 डिवाइडेड बाई N इंटू 1 मोल ऑफ, बार बार एम नहीं आता है, 1 मोल ऑफ कोई मेटल होगा उसके आयंस। बताओ जरा कुछ गलत लिखा हो तो। जी सर बिल्कुल सही लिखा है। चलिए बिल्कुल सही लिखा है तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दीजिए, इक्विवेलेंस मास क्या होता है, इक्विवेलेंस मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले ये बताओ। जैसे सर मोल होता है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है, वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंस मास। ठीक है बिल्कुल सर। अब लिखो इक्विवेलेंस मास क्या होता है, सर मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और बताओ जरा, सॉरी सर और बताओ, तो और तो देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को एन की वैल्यू, एन इक्विवेलेंट किसके होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और एन इंटू एन फैक्टर। होता है कि नहीं होता, एन इंटू एन फैक्टर होता है कि नहीं होता, ये कौन कौन बताएगा। सर ये तो कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है देखिए जरा, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस मास है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर बेटा ऊपर जाएगा तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स, तो एन इंटू एन फैक्टर। ठीक है, इन चीजों को भैया ध्यान में रखा करो, हम इनसे एक रिलेशन बनाएंगे, आप देखते जाना। आपको याद नहीं रखना ये, वो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे काम बन जाएगा, बस हो गया। इक्विवेलेंस मास इक्वल्स टू क्या होता है जरा बताओ सर, एन इंटू एन फैक्टर। ठीक है सर, अगर कोई आयन है, मेटल है, ठीक है, वो 1 मोल के लिए वो रहा, 1 मोल के लिए वो रहा, नंबर ऑफ एन, एन का मतलब मोल, ठीक है, इनटू में क्या कर दिया सर एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर से हमने किया डिवाइड कर दिया, तो कितना आना चाहिए, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सही है, जरा ध्यान से देखिए अब आगे की किसी से। ठीक है, क्या लिखा है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं,
सर नंबर ऑफ मोल्स तो सर एक है, नहीं, ध्यान से देखो जरा। ये मैंने टर्म अलग अलग लिखने का रीजन क्या था सर, जब हमारे पास 1 मोल था तो n फैराडे चार्ज लग रहा था। अब 1 फैराडे चार्ज से सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई n, 1 डिवाइडेड बाई n मोल ही क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। हो सकता है कि नहीं सर, 1 बाई n मोल ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये यही होता तो देखो हमने यहाँ पे मोल कितने लिए इस इक्वेशन के अंदर, सर 1, इसका n फैक्टर कितना है सर n, 1 डिवाइडेड बाई n है कि नहीं, इक्विवेलेंस है कि नहीं बताओ जरा। अरे इक्विवेलेंस है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल है। तो इसका सर फायदा क्या हुआ आप बताओगे। जब मुझे मेरे पास वो इक्विवेलेंस वेट आ गया है तो क्या मैं उसको E लिख सकता हूं, 1 फैराडे इक्वल्स टू दिस 1 इक्विवेलेंस, 2 फैराडे इक्वल्स टू 2 इक्विवेलेंस, 3 फैराडे इक्वल्स टू 3 इक्विवेलेंस। भैया ये यही तो है इक्विवेलेंस मास। समझ में आई बात। सर नहीं समझ आई तो फिर से देख लो। अब मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है सर, n इंटू n फैक्टर, है कि नहीं है सर, n इंटू n फैक्टर। हमारे पास देखो n फैक्टर 1 मोल डिवाइडेड बाई 1 बाई n, ये हमारे पास क्या है 1 फैराडे के लिए मोल है, मोल कितना होगा इसका सर 1 बाई n मोल ऑफ mn, फिर से mn लिख दिया भाई। जरा देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n इंटू n फैक्टर, ठीक है सर, n नंबर ऑफ मोल, तो 1 फैराडे कितने को चार्ज करता है 1 डिवाइडेड बाई n मोल को, 1 डिवाइडेड बाई n मोल हो। n फैक्टर कितना होगा इसका सर, n फैक्टर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा n, क्या आएगा बताओ सर 1। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ये रहा, क्या होता है वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंस मास। सो हमारा वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस मास आ जाएगा या E ग्राम। अब ये वाली चीज आपको याद नहीं रखनी, बस एक लाइन याद रखनी है आपको, और उस एक लाइन के लिए जगह नहीं है, ठीक है, इधर ऐड कर देते हैं। नाइन 6 5 0 0 कूलम इक्वल्स टू 1 फैराडे। चलिए, यानी कि जब भी 1 फैराडे होगा वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा सर 1 इक्विवेलेंस को, क्योंकि वेट और इक्विवेलेंस बराबर आ गए ना। तो 1 फैराडे के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 फैराडे रिड्यूस 1 इक्विवेलेंट मास। अब आप इसको याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो तो मत रखो, इसका कहीं यूज नहीं होगा, अपन डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल पे 1 फैराडे चार्ज, 3 मोल पे 3 फैराडे चार्ज, n मोल पे n फैराडे चार्ज। इसकी हेल्प से ये करेंगे तो 1 फैराडे किसको रिड्यूस कर पाता है, एक इक्विवेलेंट मास को। चलिए ठीक है, देखो अब आप इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मान लो मेरे पास क्या पूछे भाई, लिखो एक बार, सिंपल लिखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ओके। तो पहला मैं दे देता हूं आपको, क्या दे दें MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू या चेंज इनटू या रिड्यूस इनटू Mn+2।
हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड है एल्यूमिनियम +3 कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। थर्ड है, थर्ड क्या दे आपको भाई, Fe+3 कन्वर्टेड इनटू Fe+2। चलिए कुछ नहीं किया, मतलब 1 मोल। चलो करो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। हो गया जी। देखिए भैया MnO4 कन्वर्ट हो रहा है, मैं लिख देता हूँ MnO4 नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Mn+2। सर ये तो कुछ समझ नहीं, यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है +7, +7 से किस में गया +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन लिए सर 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 1 मोल है, कुछ नहीं गिवन हो तो भाई, कुछ नहीं गिवन हो तो ये कितना मोल है 1 मोल, तो ये कितने हो गए 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1 फैराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 5 फैराडे, 5 फैराडे चाहिए भैया इसको। सर कितना चाहिए सर 5 फैराडे चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा। दूसरे में आ जाओ, अब आपको आइडिया लग गया। एल्यूमिनियम +3 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस में कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे चार्ज। नंबर थर्ड Fe+3 से अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल मोल मोल, ठीक है। एक एक मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यस, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। समझ में आई बात। चलिए MnO4 कन्वर्ट हो रहा था इसमें, ये हो रहा था कन्वर्ट इसमें, तो आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन करने, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिखो क्या लिखा है, लिखो 1 मोल H2O ऑक्सीडाइज into O2, how much charge required। चलिए 1 मोल H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है इंटू O2, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड। आपको इक्वेशन आनी चाहिए भैया इसके लिए, इक्वेशन नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। चलिए सर बनाते हैं बात। ये H2 है हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है प्लस O2 में। ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है सर 0, यहाँ कितनी चली गई -2, बिल्कुल चली गई सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो H+ आएगा कि नहीं आएगा। रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, उसको मत देखो, रिएक्शन हमारी बैलेंस है नहीं है, उसको मत देखो। इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे हाफ लगा दो सर, अब रिएक्शन भी बैलेंस है, बन गई बात। जब H2O क्या होता है बेटा ऑक्सीडाइज, तो किस में होता है H+ एंड O2 में, ठीक है, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन देगा, O2 गेन करेगा। चलिए जी अब बता दीजिए, एक ऑक्सीजन था 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ले ली, 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, H+ आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, 2 की हुई कि नहीं हुई, ये बता दो बस। हाँ सर, सो 2 इलेक्ट्रॉन means for 1 mole change of 2 electron, change of 2 electron in 1 mole means 2 mole electron charge required, यानी कि 2 फैराडे।
बस, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि फैराडे की जगह आंसर लिखा होता है 2 × 96500 0 0 0 1 12 13 1 18 1 19 कूलाम 193,000 कूलाम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। ये प्लस लिख दिया कि भाई गलती हो गई, एक्चुअली माइनस कर लो, प्लस इधर आएगा, उल्टा लिख दिया क्या। हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो रिड्यूस याद रहेगा। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे भाई, आगे की तरफ भाग जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा मज़ेदार भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो 1 मोल है, नहीं 1 मोल नहीं, हाउ मैनी ग्राम्स of Fe+2 is reduced by 0.5 फैराडे चार्ज। चलिए कीजिए भाई, 1 फैराडे से हमें पता लग गया, 2 फैराडे से हमें पता लग गया, 3 से लग गया, या उल्टा कर सकते हैं। लेकिन अगर 0.5 फैराडे चार्ज ही दिया जाए तो कितने ग्राम Fe+2 रिड्यूस होगा, बताओ जरा, लिख देते हैं। हो गया, बड़े बड़ा आसान है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, M फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट तरीका थोड़ा सा टफ देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, 1 फैराडे चार्ज रिड्यूस 1 इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई Fe का मोलर मास 56 डिवाइडेड बाई 2 28 ग्राम। भाई 1 फैराडे चार्ज किसको रिड्यूस करता है, हमेशा 1 इक्विवेलेंस मास को। 1 इक्विवेलेंस का मास का मतलब 56 डिवाइडेड बाई 2 28 ग्राम। 0.5 चार्ज रिड्यूस कितने को रिड्यूस करेगा, 28 डिवाइडेड बाई, बताओ क्या करोगे, एक किसको कर रहा है, एक कर रहा है 1 इक्विवेलेंस को, 0.5 कर रहा है 0.5 इक्विवेलेंस को, 28 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इक्विवेलेंस वेट इतना ही है, ठीक है, 14 ग्राम। भाई 1 फैराडे से 28 ग्राम ही चेंज हो रहा है तो 0.5 से 14 ग्राम ही चेंज होगा। सही है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल सही है। चलिए मेथड नंबर 2 जो हम अभी तक करते आ रहे थे और आसान भी यहीं पड़ता है सर, Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोलते हो 2 फैराडे चार्ज। जी सर, तो कर दो, 2 फैराडे चार्ज रिड्यूस 1 मोल Fe+2 आयन। 1 फैराडे चार्ज 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल Fe+2 आयन। 0.5 फैराडे चार्ज कन्वर्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 मोल Fe+2 आयन। मोल में है सर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू किस में कन्वर्ट कर दो सर, इसको कन्वर्ट कर दो वेट में। 1 मोल में कितना 56 ग्राम, 2 से कैंसिल आउट 25, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 14 ग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिक्स या क्वांटिटी। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, 1 फैराडे क्या चेंज हो रहा है, 2 फैराडे किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, 3 फैराडे किसको किस में कन्वर्ट करेगा, 4 किसको किस में कन्वर्ट करेगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक, हेडिंग डालिए, फैराडे
फर्स्ट लॉ बड़ा आसान। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जब किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज भी होती है। मतलब जितना आप चार्ज प्रोवाइड करोगे उतना ही वेट या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। हमने देखा है एक फैराडे चार्ज कर रहे थे, सॉरी 2 फैराडे चार्ज कर रहे थे तो 1 मोल एफई का हो रहा था, फिर एक किया तो हाफ हो गया, 0.5 किया तो उसका भी हाफ हो गया। यही तो होता है। यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना आप चार्ज दोगे उतना ही वेट, ठीक है। तो वेट जितना भी वेट होगा, ऑक्सीडाइज हो चाहे रिड्यूस हो इलेक्ट्रोड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, क्यू, यानी कि चार्ज के। कहने का मतलब ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, Z इंटू क्यू। क्यू क्या है बेटा, चार्ज, होता क्या है I इंटू टी। यहां पे I क्या है, करंट, T सर टाइम, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वर्क, W क्या है, वर्क नहीं, क्या है बेटा, वेट। बस इसका ध्यान रखना, आप कहीं वर्क मत लिख देना, ठीक है। वेट हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें हमारे पास हो गई पर इसका मतलब ये है कि मैं कहीं पे चार्ज बढ़ा देता हूँ, क्यू की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, 2 फैराडे थे पहले, अब 3 फैराडे कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रोड होगी, जो रोड होगी, इसका ऑक्सीडाइज हो चाहे इसका रिडक्शन हो, वो क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बस यही है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दो द वेट ऑफ, लिखना चाहो तो लिख लो द वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन चार्ज। बस इतना काफी है। चलिए अब मुझे एक एक बात बताते चलिए। मैंने यहाँ पे अभी क्या लिखा, जेड की वैल्यू निकालते हैं अपन, कोशिश करते हैं। 1 फैराडे रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कभी कभी कुछ और लिख देता हूं मैं, 1 ही, यस और नो। 1 फैराडे रिड्यूसेस 1 इक्विवेलेंस मास, ओके सर ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, 96500 कूलम रिड्यूसेस 1 इक्विवेलेंस मास। जी सर दोनों सेम ही है, 1 फैराडे में इतना होता है। अगर मैं कूलम के लिए निकालना चाहूं तो सर 1 कूलम इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 96500, और ये 1 क्या है सर, ई, यानी कि इक्विवेलेंस मास। बताओ सही है कि नहीं, बताओ यहाँ तक किसको डाउट है। तो सर इसका यूज क्या करेंगे, आपने लिख तो दिया कि ये है 1 कूलम के ऊपर, रीजन मैं बताता हूँ। इफ वी टेक, यहाँ पे लिख लेना इसी के आगे, इफ वी टेक Q इक्वल्स टू 1 कूलम, देन W इक्वल्स टू Z होगा कि नहीं होगा। अगर Q की वैल्यू में 1 कूलम रख दूं तो W इक्वल्स टू सर Z होगा कि नहीं होगा। और Z की वैल्यू यहाँ से जब हम कूलम रखेंगे तो Z की वैल्यू कितनी है बताओ जरा भाई, वेट है ना, 1 कूलम कितना वेट रिड्यूस कर गया, EQ डिवाइडेड बाई 96500, वेट की वैल्यू आ गई भाई। 1 फैराडे इतना वेट रिड्यूस कर रहा है, 1 कूलम इतना वेट रिड्यूस कर रहा है, तो वेट की वैल्यू आई कि नहीं आई। और ये वेट की वैल्यू ही इक्वल्स टू किसके हैं, जेड के। सो W इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंस मास
डिवाइडेड बाई 96500। ये आपको क्वेश्चन में पुट करना है, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो हेयर विल बी आवर नेक्स्ट फॉर्म, W इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू I इंटू T, फर्स्ट वन, और सेकेंड वन W इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू Q। क्यों जरूरी नहीं आपको हमेशा फैराडे में हो बेटा, कूलाम में भी दे सकता है, और अब देगा भी, अबे देगा भी। बस इसी को हम फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो देखिए, फिर से देखो, W होगा जो वेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे वो रिड्यूस हो चाहे ऑक्सीडाइज हो, किसके इक्वल होगा बेटा, सर Q के, चार्ज के। चार्ज अगर ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। चलिए जी मान लेते हैं आपकी बात। चार्ज को हटाने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने Z से डिनोट किया, Z से हटा दिया। Q हमारा करंट इनटू टाइम T होता है, सर लिख दिया। Z को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I को हमने बोला करंट, T को बोला हमने टाइम, W को बोला वेट। चलिए अगर मैं इस Q को 1 कूलाम मान लेता हूँ, अगर मैं इस Q को 1 कूलाम मान लेता हूँ तो Z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, वेट W के। और हमारे अकॉर्डिंग एक फैराडे कितना रिड्यूस करता है, एक इक्विवेलेंस मास रिड्यूस कर सकता है। भाई कितना वेट रिड्यूस करेगा, इतना, इक्विवेलेंस में लेके चलो। अगर आपको W की वैल्यू ओरिजिनल चाहिए तो इक्विवेलेंस को क्या कर दो, फिर n फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो इक्विवेलेंस की टर्म में लिखो। एक फैराडे यानी कि 96500 कूलाम एक इक्विवेलेंस मास रिड्यूस कर सकता है। हमें Q की वैल्यू कितनी गिवन है, सर 1, तो 1 कूलाम यानी कि इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 96500, इतना वेट कर देगा एक। तो यहाँ पे वेट की वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय सब, वेट किसके इक्वल है सर, Z के, तो Z की वैल्यू ये आ गई, और हमने किसको क्वेश्चन में पुट कर दिया, वेयर E इक्वल्स टू इक्विवेलेंस मास। E स्टैंड फॉर इक्विवेलेंस मास, कोई चेंज नहीं होगा। ओके सर, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 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 भाई, हाँ मिल गया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ठीक है, एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द passing of 3 into 10 raised to power 3 कूलाम चार्ज, चार्ज थ्रू AlCl3 सॉल्यूशन। चलो ट्राई करो, हो गया जी सर, हो गया। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है, AlCl3, ठीक है सर, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जिसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। डिपॉजिट कौन आ रहा है सर, एल्यूमिनियम। जो हमने वेट लिखा था वो वेट किसका है, एल्यूमिनियम का। ये वेट लिखा था ना, अरे हाँ, तो ये वेट इसके ब्रैकेट में लिख लो, डिपॉजिटेड
इसके ब्रैकेट में लिख लेना DEPOSIT, डिपॉजिट। मतलब जो चीज डिपॉजिट होगी, जो चीज डिपॉजिट होगी उसका वेट। तो AlCl3 सोल्यूशन नहीं लेके चलना, सबसे पहली बात हो गई रिलीज। जी सर, डिपॉजिटेड कौन हो रहा है सर? एल्यूमिनियम। तो सिर्फ एल्यूमिनियम पे फोकस करना है। किसका वेट सर? एल्यूमिनियम का। वेरी गुड। चलिए अब तो बन गया क्वेश्चन। सर अभी भी कहाँ बन गया? तो लिख दो सर, एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, लेकिन चार्ज हमको दिया हुआ है, हमें वेट बताना है। सो वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 9650। I लिखूं, T लिखूं या Q लिखूं? सर I और T दे नहीं रखा, लेकिन Q दे रखा है, 3 × 10⁻³ कूलम। बस। क्या कोई दे रखा है इसका? अगर इसका मास दे रखा होता, कुछ मोल, कुछ और कुछ दे रखा होता तो हम ट्राई करते। ये 1 मोल दे रखा है तो 1 मोल है। 1 मोल का मतलब बताओ भाई? इक्विवेलेंस मास, ठीक है, क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई सर एन फैक्टर। मोलर मास का मतलब मोल, मोल, एक मोल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मास कितना सर? 27 ग्राम। एन फैक्टर एल्यूमिनियम का सर 3 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितनी आ गई सर? 9 ग्राम। 9 ग्राम कौन आ गया बेटा? अरे 9 ग्राम कौन आ गया? इक्विवेलेंस मास 9 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 3 × 10⁻³ कूलम। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 27, 1 2 3 3 0 96500 1 2 1 2, ऊपर बच गया 270 डिवाइडेड बाई 965। तो 9 × 27, ठीक है, तो 270 2700 से भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पहली बार भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट उतारते, इसके आगे 1 0 हो गया। 2700 से कम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर शायद 8 या 9। तो जिसने अप्रोक्सीमेट 3 के आस 0.3 निकाला उसका भी ठीक ठाक है, अदरवाइज 0.28 आएगा। क्या आएगा सर? सर वेट आएगा। ठीक है जी सर, हो गया। अब देखो, मान लो ये इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि हमारे पास कितना बताएं भाई, — 105 + 27, ठीक। — 133 का हाफ 66, चलिए 67 ले लेते। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है, 67 ग्राम AlCl3 सोल्यूशन गिवन है। अब की बात, बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज। जब हमारे पास जब कुछ नहीं था तो हम इसको 1 मोल के मान के चल रहे थे, लेकिन अब ये 67 ग्राम है, ये अप्रोक्सीमेट 134 है इसका AlCl3 का मोलर मास। तो कितना आ गया सर? हाफ मोल। अब बताओ जरा, ये हाफ मोल भाई साहब हैं, और ये किस में चेंज होंगे सर? Al +3 + 3Cl- में। ये हाफ मोल है अगर AlCl3 का, तो ये किस में चेंज होगा सर? हाफ मोल तो Al, लेकिन ये कितने टाइम्स हो जाएगा सर? 3 टाइम्स में, 3/2 मोल। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर एल्यूमिनियम का इसमें पूछा जाता 60, तो एल्यूमिनियम कितना होता है बेटा? हाफ मोल। कितना होता है हमारे पास? हाफ मोल। यहाँ पे कितना होता है? ये
3/2 मोल। अब बताओ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा ना। हाँ, इसीलिए इक्विवेलेंस मास का यूज किया जाता है ताकि आपको कोई चेंज फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे मोल हो गया हाफ, यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 3/2 मोल है, डिफरेंट। यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हम मोल में इसीलिए बात नहीं करते, जैसे ही हम मोल में बात करें क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। हम बात करेंगे इक्विवेलेंस मास की। अब वो हाफ मोल है, उससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। इक्विवेलेंस मास के अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा? सर मोलर मास रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो मोलर मास तो एल्यूमिनियम का भैया इतना ही होता है 27। फिर से यही वैल्यू आएगी 9। तो हर बार जैसे ही हम मोल में लेके चलेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम किस में लेके चलेंगे? इक्विवेलेंस मास में। समझ गए बात को? अब कुछ लोग इसको ऐसे ही मोल की रिस्पेक्ट में रख के कर देते। अगर ये 67 ग्राम AlCl से सो उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इक्विवेलेंस मास रखना हमें तो मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। एल्यूमिनियम 1 मोल हो, 2 मोल हो, चाहे 0.5 मोल हो, इक्विवेलेंस मास के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर 9 ही आएगा। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड लॉ। ठीक है, अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लो आपके पास दो हैं ऐसे सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और वो सीरीज में एडेड है। दो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों सीरीज में एडेड है, उनसे सिमिलर करंट पास करवा रहे हो, करंट नहीं सॉरी सिमिलर चार्ज पास करवा रहे हो। 1 फैराडे है तो दोनों में 1 फैराडे, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो उनका जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? इक्विवेलेंस मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? सर इक्विवेलेंस मास के। ठीक है, चलो जी लिखो। अरे भाई अब ठीक है, ये ब्लू कैसे चलने लग गया था? चलिए देखिए, when same charge is applied on two different electrolyte when same charge is applied on a two different electrolyte solution which are connected in series, then weight of oxidize or reduce, जो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, then weight of that is directly proportional to equivalence mass। यानी कि जो वेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। समझ गए बात को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? ई होगा, बस इतना लिख लो। चलिए, कई जगह लिखा होगा सेम चार्ज अप्लाइड, कई जगह लिखा होगा सेम चार्ज फ्लोड, कई जगह लिखा होगा गिवन सेम चार्ज। ठीक है जी सर, हो गया एक तो। अब कई बच्चे पूछते हैं सर सीरीज में ना हो तो? भैया फैराडे सेकंड लॉ का मतलब है, मतलब आप जाके दुकान के ऊपर ये बोलो कि सर हमें लेज की चिप्स दे दो ओनियन वाली, तो वो आपसे ये थोड़ा ही पूछेगा कि ये वाली क्यों नहीं, ये वाली क्यों नहीं। आपको ओनियन वाली ठीक है तो ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा फैराडे सेकंड लॉ, इन भाई साहब ने बोला हमने सीरीज के बारे में बता दिया, बाकी हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं रहने दो। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई लॉ आते हैं आप इसमें क्रॉस क्वेश्चन देख, सर सीरीज में ऐसा है
ठीक है, तो सर कॉलम में क्या होगा? तो भैया इन भाई साहब ने नहीं बताया, इन्होंने बताया कि हम अपना सीरीज वाला बता के निकल लें, बाकी आप अपना देख लो। तो हमने बोला चलो ठीक है, इतना तो पढ़ते हैं भाई, भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ ना से तो कुछ बेटर। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा। चलिए ये बताइए, अब मैं W को हटाता हूं तो यहाँ पे समथिंग आएगा, ये समथिंग क्या है बताओ जरा। सर वो कांस्टेंट। ठीक है, ये मान लो पहला वेट है, पहला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और उसका इक्विवेलेंस मास, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का वेट समथिंग और ये दूसरे का मास, ये तो चेंज नहीं होगा ना। इन दोनों को ऊपर नीचे रखो, कैंसिल आउट। सो W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई E2। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन। इस फॉर्मूले के अलावा और किसी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये दो फॉर्मूले हैं इन दोनों में। फैराडे फर्स्ट लॉ का वो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू Q, और इसका ये है W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्विवेलेंस मास। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप लगाओ, ठीक है, बस इतना ही है फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई सीरीज में लगी हैं दो चीज़ें, हमने चार्ज पास करवा दिया, चार्ज क्या है क्यू है, सेम है, तो इसका वेट दोनों के डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ही वेट, कितना वेट डिस्चार्ज होगा जितना इक्विवेलेंस वेट होगा, खत्म बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, लिखने में ही टाइम लगेगा। लिखो 1 लीटर, 2 मोलर solution of CuSO4 and 2 liter 1 molar aqueous solution of NaCl are connected in series बीच में गैप देना भूल, are connected in series। ओके सर जी, ठीक है। when electric current is passed, when electric current is passed, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट, आगे लिखा है कोमा 11.2 लीटर H2 गैस एट NTP इवॉल्व है ना, इज इवॉल्व एट कैथोड, इज इवॉल्व एट कैथोड in NaCl solution, in NaCl solution, then calculate the weight of Cu plus 2, the weight of Cu plus 2 discharge at cathode in CuSO4 solution। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई देखने में तो, लेकिन है उतना ही आसान, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन, बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन है भाई। चलिए जी कीजिए फटाफट, आसान भी है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो 1 लीटर 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ CuSO4, 2 लीटर 1 मोलर aqueous solution of NaCl connected in series when electric current is passed, 11.2 liter H2 gas at NTP is evolved at cathode in NaCl solution, then calculate weight of Cu plus 2 discharge at cathode in CuSO4 solution। ठीक है, चलिए
अब देखो हमसे पूछा है जब चार्ज की बात करते हैं तो दो चीजें आ गई, तो सर आइडिया लग गया W1 W2 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई E2 लगेगा, लेकिन ये कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा सर कैसे लगेगा। हमारे तो तोते उठ गए 1 लीटर 2 मोलर ऐसे देख के। तो बता दो कहीं पे भी मोलरिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, कहीं पे भी काम आती है भाई। फैराडे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ, कहीं लीटर कहीं मोलरिटी, कहीं पे भी कुछ भी काम आता है सर? कुछ ही काम नहीं आता। फिर काम क्या आता है सर? इक्विवेलेंस मास, दैट्स इट, बस। तो लिखते जाओ। हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ किसी को मान लो C1 C2 जो भी मानना चाहो, इसको मैं मान लेता हूँ Cu, तो ये भी हो गया ECU जी सर। दूसरे को मैं मान लेता हूँ वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, वेट ऑफ हाइड्रोजन क्यों मान रहे हो सर? सर ऐसा क्यों लिखा आपने? इक्विवेलेंस ऑफ Cu आपको पता है, Cu का जितना वेट होता है उसका इक्विवेलेंस निकाल लो +2 से, ठीक है, इसका इक्विवेलेंस भी आ जाएगा। ये नहीं है, देखो जरा, इक्विवेलेंस ऑफ Cu इक्वल्स टू, Cu कितने नंबर पे आता है? 64, 63.5, 64 लेके चल लो भाई, राउंड फिगर सही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 32। क्यों? क्योंकि Cu +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में जाएगा। आ जाओ, इक्विवेलेंस ऑफ H2, H2 गैस का मास सर 2 ही होता है, 2 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। सर 2 से क्यों डिवाइड कर दिया भैया? 2H प्लस गैस कन्वर्टेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन टेकन एंड H2। गैस की बात कर रहा है, एक हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा। 2 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों ही अपने H प्लस देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे डिसाइड किया कि NaCl में से Cl उठाना है? कि ये ध्यान से देखो, हमें Cu का तो फाइंड आउट करना था। बोल रहा है कि ये मोलर सोल्यूशन NaCl दोनों कनेक्टेड, एक CuSO4 कनेक्टेड था प्लस एक NaCl कनेक्टेड था, लेकिन NaCl में क्या हुआ? 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड एट कैथोड। कैथोड पे हमें क्या मिला? एक्वस है, एक्वस में Na से पहले कौन जाएगा? H जाएगा, तो कैथोड पे क्या बनेगा? H2 गैस इवोल्व। भाई साहब खुद बता रहे हैं कैथोड पे, और नीचे हमसे क्या पूछा है? कैथोड पे ही पूछा है, तो कैथोड पे कौन जा रहा है? यहाँ पे H2 जा रहा है Na की बजाय, एनोड वाला लेंगे नहीं। यहाँ पे कैथोड का पूछा है, यहाँ पे कैथोड पे H2 है, तो दोनों का बताओ, NaCl का कोई लेना देना ही नहीं बचा, हाइड्रोजन गैस। और ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मे भी आपको ना गिवन हो। जब भी NaCl होता है एक्वस, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ पे विनर कौन सर? Cl माइनस। यहाँ पे विनर कौन? कैथोड पे H प्लस H2 गैस बनेगी, एनोड पे Cl2 गैस बनेगी। समझ गए बात को बरखुरदार? चलिए जी, आगे देखते हैं हम। ठीक है सर जी, हो गया, लिख दो अब, वेट ऑफ Cu डिवाइडेड बाई वेट ऑफ H2 गैस। H2 गैस का वेट तो पता ही होगा सबको, हाँ सर सबको पता है, कितना होता है सर? 2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस बेस 32 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 32 तो आ ही गया ना, इक्विवेलेंस कितना आ गया? 32 डिवाइडेड बाई 1, बस। सॉरी वेट गलती लिख दी भाई, गलती हो गई। वेट ऑफ H2, आपसे पूछा वेट ऑफ H2 गैस। चलिए जी, अब सर ये तो आ गया, अब वेट ऑफ H2 गैस कहाँ से लें? तो ध्यान से देखिए बेटा, ये दिया हुआ है 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस, मीन्स 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल्स टू 0.5 मोल। और 0.5 मोल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, जो कि इसका मोलर मास है, N इंटू मोलर मास, क्या आ जाएगा? W 1 ग्राम। तो लिख दो वेट ऑफ Cu डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 32, तो वेट ऑफ Cu इक्वल्स टू 32, वैसे 32 नहीं आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती Cu की 64। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में ली गई है
4 की जगह 63.5, तो ये आ जाएगा 31.75। चलो आप इतना लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतना चल जाता। तो समझ में आई बात बेटा? ठीक है। दो चीजें किस में कनेक्टेड थी सर? सीरीज में। दोनों के लिए कैथोड के लिए दी गई, एक के लिए कैथोड में गिवन था, एक के लिए कैथोड में पूछा था। आपको दोनों को इक्वेट करना है। वेट W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई E2, दैट्स इट। अब E1 E2 के लिए आपने क्या करना था सर? E1 E2 तो बड़े मजेदार से हैं, ऐसे निकल जाते चुटकियों। जो भी दिए उन्हें, Cu दिए उन्हें तो Cu का डिवाइडेड बाई 2, Fe गिवन होता तो Fe के डिवाइड में 2, एल्यूमिनियम गिवन होता तो एल्यूमिनियम की डिवाइड में 3। भाई ये तो चेंज होने वाली चीज है नहीं। H2 के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। E की वैल्यू आ गई। एक वेट निकालना, दूसरे वेट के लिए हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा, कभी वेट गिवन होगा, कभी पार्टिकल गिवन होंगे मोल से निकाल लेंगे, कभी वॉल्यूम गिवन होगा तो भी निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो ये दोनों हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ थे। तो आज हमने क्या पढ़ा? पहले सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मेटल एनर्जी में भी आ जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर बेसिक्स, कि भाई एक मोल कोई भी चीज़ हो वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन देगी, वो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि Mn +2 +7 से +5 में चेंज हो रहा है, या सॉरी +7 से +2 में चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और 1 मोल है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो सर 5 मोल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? हमेशा मोल के रेस्पेक्ट में रहेगा। अगर 2 मोल होते तो सर 10 मोल हो जाते, 3 मोल होते तो 15, और हाफ मोल होता तो सर तो 5 मोल से हाफ हो जाते भैया, 2.5 हो जाते। ठीक है सर, ओके, इतना भी समझ आ गया। उसके बाद हमने देखा फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ डायरेक्टली कहता है कि जितना आप चार्ज पास करते जाओगे उतना ही डिकम्पोजिशन बढ़ता जाएगा, उतना ही डिपोजिशन होता जाएगा। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू की वैल्यू IT से डिनोट कर सकते हैं, दैट्स इट। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो Z आएगा, और Z की वैल्यू हम इक्विवेलेंस के टर्म में लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई 96500। सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि जब दो चीजें सीरीज में कनेक्ट हो, भले ही उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिफरेंट है, लेकिन कनेक्ट किस में है? सीरीज में। और जो हम क्यू पास करवा रहे हैं, जो चार्ज उनको दे रहे हैं, वो चार्ज अगर सेम है दोनों के लिए, तो भैया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 2, दोनों का रेशियो निकालेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा? E1 डिवाइडेड बाई E2, दैट्स इट। बस इतना ही तो पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए जी, मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक पूरा पोर्शन हो गया। अब एक छोटा सा पोर्शन बचा है इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या बचा है? कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कप्पा हो गया, फिर डाइल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद लास्ट कोलरास लॉ। ये एक पूरा का पूरा सेक्शन बचा हुआ। और इसके बाद में आएगी आपकी बैटरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हो सकता है मे भी 2 लेक्चर में और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाके क्वेश्चन कीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। क्वेश्चन सारे बनेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं गया। इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए घर पे। ओके, थैंक यू।